हरिओम। जय जिनेन्द्र। अभी हम शुरू कर रहे हैं नए साल का। फिर से आप सबको स्वागत है नए साल में। इस साल में पिछले साल तो मकर का गुरु था, तो सारी चीज बिगड़ी है हमारी। आप जानते हो, सारी चीज अस्त व्यस्त भी हुई, समय भी नष्ट हुआ, लेकिन फिर भी सीखे हैं बहुत कुछ। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग ने सीखा नहीं है। अपने क्लासेस तो चले ही हैं, और पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से तो आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह से सीखा भी है। तो अब हम आज बृहद जातक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। अपने नए साल में एक और आपके साथ टीचर जुड़ेगी, प्राची टीचर, जो सिग्नेचर में माहिर है। वो सिग्नेचर बहुत बढ़िया आपको पढ़ाएगी, और दूसरा पामिस्ट्री भी वो पढ़ाएगी। पामिस्ट्री में लास्ट ईयर कोई कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे पता है कि लास्ट ईयर पामिस्ट्री में सब्जेक्ट हम ले ही नहीं पाए थे, तो इस बार पामिस्ट्री और ये सिग्नेचर, ये दोनों चीज आपको प्राची टीचर पढ़ाएगी। प्रॉब्लम ये होगा कि उसको दोपहर का वक्त ही ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आप लोग नहीं आ पाए तो ठीक है, नहीं आ पाए तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। आप उनका रिकॉर्डिंग आगे पीछे भी कभी भी पढ़ के सुन लेना, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स होगा आप मेरे से बात कर लोगे तो भी चलेगा। अगर मान लो प्राची टीचर आपके सामने नहीं आ रही है, तो आपका जो भी क्वेश्चन आंसर्स होगा आप मुझसे भी वो क्वेश्चन आंसर शेयर कर सकते हो। लेकिन उससे सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। वो पामिस्ट्री में भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। पामिस्ट्री में उसे मेडल मिला था। वो फर्स्ट आई थी सभी सेंटर में। बहुत बढ़िया पढ़ाने का तरीका है उसका, आपको बहुत मजा आएगा। आज हम बृहद जातक की बात करेंगे। बृहद जातक, पहले तो उसका अर्थ समझेंगे कि जातक को बृहद रूप से जानना। बृहद का मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में, बड़े संयोजन के साथ किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन से विवेचन करना, है ना। बृहद का अर्थ है बड़ा, विशाल। विशाल जातक, विशाल जातक मतलब जातक के हर एक पहलू को, उसका स्वभाव, उसका शरीर, उसका प्रभाव, उसका फिर उसकी आत्मा, वो उस आत्मा की नीति क्या है, मतलब उसके दिमाग में क्या क्या सोच लेकर आया है, वो नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, वही आप नीति से तय कर पाओगे। तो उसकी नीति, उसके बाद स्वभाव, प्रभाव और प्रकृति, ये इतना वाइड सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बृहद नाम दिया गया कि विशाल जातक। जातक को बहुत सारे तरीकों से नापना। तो हम बृहद जातक में किसी भी फलादेश के ढेरों सारे सिस्टम है, हम उस सिस्टम को ही जानेंगे। तो बृहद जातक में सबसे पहले हम लेंगे आपके शरीर के सभी अंग और उपांग। बहुत ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्ट बहुत समझने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक इंट देना चाहूंगी कि आप जो कुछ भी पढ़ोगे ज्योतिष में, सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से फलादेश करना ही आपकी डेस्टिनेशन होगी। आप यही सोच के पढ़ोगे कि आप बढ़िया से बढ़िया जन्म कुंडली से फलादेश कर पाओ, तो फलादेश करने में बृहद जातक ही काम आएगा, और कोई सब्जेक्ट उसमें इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बृहद जातक, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि ग्रह भाव को क्या फल देगा, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपको आपके कुंडली के 12 के 12 भाव में एक चीज टैली नहीं करनी है, कम से कम 5 चीज करनी है। नोट करो। सबसे पहला, एक तो 12 भाव में, 12 के 12 भावों में कौन सी राशि बैठी है। सबसे महत्व का ये पहला मुद्दा है कि जन्म कुंडली के 12 भावों में कौन सी राशि ने कब्जा किया हुआ है। दूसरा, वो 12 भावों के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है, कौन सा ग्रह नीच हो रहा है, कौन सा ग्रह स्वगृही हो रहा है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको ग्रह को एक तरीके से नहीं देखना, आपको उच्च भी देखना पड़ेगा, नीच भी देखना पड़ेगा, स्वगृही भी देखना पड़ेगा, उसके बाद उसका केंद्र में बल भी देखना पड़ेगा, उसके बाद वो 6-8 12 में हो तो उसकी निर्बलता को भी देखना पड़ेगा।
ये सारी चीज ग्रह के बलाबल में आ जाती। तो ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट कि वो ग्रह अपने कौन से बल में स्थित होके काम करेगा। तीसरा, वो हर एक भाव से क्या क्या फल मिलेगा। अगर ग्रह उसका मालिक है तो वो अगर बलवान है तो वो आपको क्या फल देगा। चौथा, ये स्थान में यहाँ का मालिक कहाँ जाकर बैठा है। मालिक तो पता चल गया, उसका बल भी मालूम पड़ गया, उसका रिजल्ट भी आपको मालूम पड़ गया, लेकिन वो अब कहाँ जाके बैठा है, किसके साथ बैठा है। ये हुआ चौथा मुद्दा। और पांचवा मुद्दा, अब ये स्थान पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कौन से ग्रह का प्रभाव बढ़ रहा है। ये स्थान का कारक भाव कौन है, कारक ग्रह कौन है, क्योंकि मालिक का भी फल देखना है, उसके साथ बैठे हुए युति प्रतियुति का भी फल देखना है, और वो भाव का कारक ग्रह कौन है उसका भी फल देखना है। आप समझो कि कितना संयोजन हो गया। ये बृहत जातक में खाली लग्न से भी देखोगे ना तो एक छोटी चीज नहीं है कि आप सीधा फलादेश करने बैठ गए और आपको फलादेश आ जाएगी। तो बृहत जातक इतना वास्ट है। पहले ग्रह का बलाबल निकालो, बलाबल निकालने के बाद ग्रह की स्थिति निकालो, ऊंच है, नीच है, स्वगृही है, क्या। उसके बाद वो कौन से ग्रहों के साथ युति प्रतियुति कर रहा है वो निकालो, और वो अपने भाव का मालिक ही होने के बाद कहाँ जाकर बैठा है और किस भाव पे दृष्टि कर रहा है ये भी निकालो। ठीक है, तो फलादेश में हम इतनी सारी चीज जब पढ़ेंगे तभी आप अपने 12 भाव की कुंडली का फलादेश कर पाओगे। अब हम शुरू कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले तो ये नोट करना है कि कोई भी ग्रह कुंडली के बलाबल के हिसाब से बलवान भी हो सकता है और निर्बल भी हो सकता है। ग्रह हमेशा न्यूट्रल है। अगर वो बलवान है तो वो बढ़िया फल देगा, और अगर वो निर्बल है तो वो बिल्कुल बलहीन हो जाएगा और वो फल नहीं दे पाएगा। न्यूट्रल है ग्रह, बिल्कुल न्यूट्रल। आपको ये नहीं समझ लेना है कि भाई लग्न में ये पाप ग्रह आ गए तो अशुभ फल, ये सारी मान्यता है, इस मान्यता में आप नहीं जाओ। इसमें बहुत से ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जो एक का स्टेटमेंट दूसरे के स्टेटमेंट को काटेगा। आपको सिर्फ एक सिस्टम से जाना है, क्या ग्रह बलवान है, अगर बलवान है तो फल देगा, और अगर निर्बल है तो वो फल में कमी दे देगा। दूसरा, ये बलवान और निर्बल तो हो गया। अब एक और बड़ी बात है कि क्या ग्रह शुभ है या अशुभ है। ग्रह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। ग्रह बलवान भी हो सकता है, निर्बल भी हो सकता है, और या तो शुभ भी हो सकता है न्यूट्रल, या वो बल निर्बल में भी न्यूट्रल हो सकता है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्रह कौन से भाव का मालिक होता है तो वो बलवान होता है, और ग्रह कौन से भावों का मालिक बनेगा तो वो निर्बल हो जाएगा। साथ में ग्रह कौन से ग्रह स्थान में जाकर बैठे हुए हैं, जो बलवान होके अशुभ फल देने वाले हैं या बलवान होके शुभ फल देने वाले, जो भी है उसकी मात्रा से आप ढूंढोगे कि ये मेरा सूर्य निर्बल भी है और शुभ भी है, आप वो मात्रा से ढूंढोगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखोगे कि सूर्य ये लग्न में या ये राशि में निर्बल होता है, वो कोई ऐसी मान्यता में आप नहीं जाओगे ये भी शनि की राशि में आ गया तो निर्बल हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य शनि के राशि के जाने में से निर्बल होता है ना। सूर्य अपनी नीच राशि में शुक्र की राशि में जाएगा तो निर्बल हो जाएगा ना, क्योंकि नीच राशि में जाएगा। अगर सूर्य नीच राशि में जाएगा तो वो निर्बल बनेगा, लेकिन अगर नीच भंग हो रहा है तो ये बहुत अच्छा भी फल देगा। अगर वो नीच का होके खड्डे में बैठ गया है तो ये बहुत अच्छा फल देगा। चलो
ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि जो भी लग्न और जो भी हमारे भाव हैं, उस भाव से हमें किस प्रकार से अपने ग्रह क्या फल देने वाले हैं उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बृहद जातक सब्जेक्ट है। जातक क्या है? जातक मतलब मैं खुद। जातक का मतलब है मेरा व्यक्तित्व, मेरा शरीर। जब मेरा जन्म हुआ तब ऐसे ऐसे कौन से पोजीशन में ग्रह पड़े थे जो मुझे उसके लायक शरीर देगा। आपका जैसे जब भी जन्म हुआ होगा उस वक्त पूर्व क्षितिज पे, पूर्व क्षितिज जहाँ पे सनराइज होता है, जहाँ पे सनराइज होता है उसको पूर्व क्षितिज बोला जाता है। और जब मान लो कि अभी आज रात 8 बजे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस वक्त पूर्व क्षितिज में जो राशि होगी उसको लग्न की राशि मानी जाएगी। वो हुआ उसका उदित लग्न। मतलब कि अगर मान लो कि अभी रात को 8 बजे जन्म हुआ है और पूर्व क्षितिज में अभी बच्चे के लिए पूर्व क्षितिज में रात को 8 बजे जन्म हुआ है ना, तो मिथुन राशि है। मान लो कि लग्न में मिथुन राशि आई तो उस वक्त पूर्व क्षितिज में मिथुन राशि थी, तो अब वो बच्चे के जन्म लग्न की राशि मिथुन मानी जाएगी। तो मिथुन अगर उसका लग्न हुआ तो उस हिसाब से बाकी के सारे उस दिन के ग्रह कुंडली में रखे जाएं। अब वो जातक के अपने पूरे जीवन पे, वो बच्चे के उसकी पूरी जिंदगी में पूर्व क्षितिज पर जो राशि थी, जैसे कि मिथुन राशि, वो उसका लग्न माना जाएगा और उस हिसाब से ही उसका पूरा शरीर की बनावट, उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, वो सारा मिथुन राशि से रिलेटेड ही उसको मिलेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि लग्न में जो राशि है वो राशि सबसे ज्यादा महत्व की होती है, क्योंकि वो राशि के हिसाब से ही आप अपनी बाकी की जिंदगी में सोचोगे भी, काम भी करोगे, उस रिलेटेड आपको अपना शरीर भी मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति के जन्म के वक्त 12 में से कोई भी एक राशि हो सकती है। टोटल राशियां 12 है। 12 राशि में नाम बोल देती हूँ एक बार। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि हुई और ये 12 राशि के अंदर से ही कोई भी एक राशि आपके जन्म लग्न में आ सकती है। और वही राशि आएगी जब आपका जन्म हुआ था, तब वो पूर्व क्षितिज पर वो राशि मौजूद थी। ठीक है, तो वो जो राशि आप लग्न में लेकर आए हो, तो वो राशि के ऊपर ही आपका स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, आपका दिखना, आपके बाल, आपका चेहरा, वो सारी चीज उस हिसाब से आएगी। ये कंफर्म है। अब एक और बात जानेंगे। आज पहला भाव लग्न ही हम सीखेंगे, क्योंकि आपको 12 भाव देखने हैं। सबसे पहले भाव पे हम आज मजबूती से टिक कर रहेंगे। पहला भाव, आज हम पहले भाव से क्या क्या चीज हम देख सकते हैं वो जानेंगे। पहला भाव हमें क्या देता है हम वो जानेंगे। पहला भाव क्या है? तो बृहद जातक में सबसे भाव, प्रभाव, प्रकृति, उसके बाद भाव आपकी आत्मा होती है, आपका दिखना है, आपकी नीति, आपका शरीर, खाली शरीर नहीं लेकिन जीवित शरीर, नॉट ओनली बॉडी लेकिन जीवित शरीर। जीवित शरीर अगर आप देखोगे तो सीधी बात है, आपको आपकी आत्मा के बारे में पहले भाव से ही देखना है, क्योंकि जीवित शरीर तो आत्मा के साथ ही हुआ। एक मरे हुए व्यक्ति में से प्राण बाहर निकल गए तो वो जीवित नहीं है, तो जीवित नहीं है तो अब उसके ऊपर कोई राशि असर नहीं करेगी। राशि तभी असर करेगी जब आप अपने शरीर के अंदर हो। तो आपकी आत्मा की नीति क्या है, आप कैसे सोचोगे, आप झूठ ज्यादा बोलते हो, आप सच पर टिके रहोगे, आप सच ज्यादा बोलते हो, आप मितभाषी हो, आप गुस्सा ज्यादा करते हो,
ये सारी चीज आप पहले भाव से जानोगे। पहले भाव में आता है आपका चेहरा। चेहरा मतलब कि मेरा फेस, मेरा कलर, स्किन ऑफ द फेस, मतलब मेरे शरीर में कलर कैसा रहेगा, ज्यादा मैं काला रहूंगा, ज्यादा मैं गोरा रहूंगा, या मीडियम रहूंगा, या फिर मेरा चेहरा गोल होगा। वो सारी चीज आप पहले भाव से देखो। और क्या क्या देखोगे तो दूसरा, आप पहले भाव से आपका ब्रेन, बड़ा ब्रेन, बिग ब्रेन, आपको सीधा ऐसे ही देखना। ये है मेरा फर्स्ट हाउस, ये चेहरा मेरा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में मेरे चेहरे के साथ एक और चीज आई, वो है मेरी आंखें, मेरे नाक नक्श, मेरी चेहरे की गोलाई, लंबाई, चौड़ाई। उसके बाद ब्रेन, बड़ा ब्रेन, बिग ब्रेन। बिग ब्रेन आप फर्स्ट हाउस से देखोगे। उसके बाद प्रकृति मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, झूठ में ज्यादा बोलूंगी या मैं सच पे ज्यादा रहूंगी, ये मेरी प्रकृति में आएगा, ये स्वभाव में नहीं आता है। स्वभाव ऐसा ही आप लेकर आओगे जैसी आपकी प्रकृति रहेगी। तो रजस प्रकृति, तमस प्रकृति और सात्विक प्रकृति, ये जो 3 प्रकृति के मुख्य भेद है ना, वो आप पहले हाउस से ही जानोगे। अगर फर्स्ट हाउस ज्यादा बलवान है, लग्नेश ज्यादा अच्छा है, और फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह जो सूर्य है वो ज्यादा बलवान है, वो ज्यादा शुभ है, तो नेचुरली आप सात्विक बनोगे ही बनोगे। तो पहले हाउस का कारक हुआ सूर्य। मैंने बातों बातों में आपको ये बता दिया। फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह है सूर्य। इसको आपको याद रखना है। कुछ चीजें ऐसी है जो धीरे धीरे याद करनी है, आप नोट करते जाना। बार बार ये वीडियो आप 4 बार देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आप ये 4 बार देख सकते हो। कुछ चीजें इसमें रिकॉर्डिंग होगी जो आपको बार बार सुनोगे ना तो आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये जानने के लिए आपको बार बार आप जान पाओ, एक ही बात को समझ पाओ, उसके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वो आपको मिल जाएगा। अब आप एक अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करोगे कि सूर्य कहाँ पे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड होता है। सूर्य का मतलब है कि आपके शरीर की बनावट, आपकी आत्मा। शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जो नीति के ऊपर काम करती है, और वो नीति का घड़तर करेगा सूर्य। जैसा आपका सूर्य होगा कुंडली में, ऐसी आपकी नीति बनेगी। या ऐसा समझ लो कि जैसी आपकी नीति होगी जन्मजात, वैसा ही सूर्य आप कुंडली में लेकर आओगे। अगर सूर्य अच्छा है, बलवान है, तो आप नीतिवान हो। अगर सूर्य वीक है, अच्छा नहीं है, तो बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पर चीटिंग करना, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर सामने वाले को किसी गलत तरीके से भिड़ जाना, या उसको कोई तकलीफ में लाने की सोच रखना। आपको पता होगा बहुत से लोग ऐसे में माहिर होते हैं, ट्रैप करने में। कैसे सामने वाले को परेशान किया जाए, उसकी उनके पास बहुत बड़ी सीखी हुई चाबियां होती। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बिहेव करे तो आपको ऐसे ही समझ लेना है कि इसका सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, बराबर काम नहीं कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो आप उसके बिहेवियर से भी नोट कर सकते हो। उसके बिहेवियर को आप नोट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका सूर्य नॉर्मल है, अच्छा है या मीडियम। ठीक है, तो बहुत महत्व की बात यह है कि फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य। सूर्य ही आपको भरावदार शरीर, क्योंकि पहले भाव का कारक ही वो इसलिए है कि हड्डियों का कारक सूर्य, आत्मा, ब्रेन, हड्डी, ये तीनों चीज सूर्य के पास। और फर्स्ट हाउस में ब्रेन है, फर्स्ट हाउस में आत्मा है, और फर्स्ट हाउस में आपका पूरा का पूरा शरीर है। तो शरीर तो बिना हड्डी के तो बनेगा नहीं, शरीर बिना हड्डी का तो बनेगा नहीं। तो बिना हड्डी का शरीर नहीं बन सकता, इसलिए हमारे शरीर की जितने भी 365 जितनी भी हड्डियां है ना, वो सारे हड्डियों के ढांचे का कारक सूर्य है।
और एक नीति के बगैर भी आपकी आत्मा सही या गलत साबित नहीं हो सकती। नीति ही आपकी आत्मा कैसी है वो बता पाती। तो आप अपने नीति को देखोगे, जानोगे, वो भी फर्स्ट हाउस। अगर नीतिवान हो तो आपका फर्स्ट हाउस भी बलवान है और सूर्य भी बलवान। और अगर अनीति का आचरण ज्यादा करते हो तो डेफिनेटली आपका सूर्य वीक है और फर्स्ट हाउस भी वीक है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हाउस का कारक हुआ जो सूर्य है। अब आपको यहाँ कौन सी राशि है वो अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम सबसे पहले आपको 12 के 12 भावों में से कौन से भाव से हमें क्या देखना चाहिए, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट हाउस पे ही ज्यादा फोकस रहेगा। फर्स्ट हाउस में दूसरी एक बहुत महत्व की बात है कि आपका शरीर बना किस चीज से। आपके शरीर में हाड़ मांस सबका ढांचा है। देखो जो भी हमारी हड्डियां हैं वो हड्डियों का ढांचा हमारे हड्डियों के इस ढांचे के अंदर मांस भी भरा हुआ पड़ा है, खून भी, नस नाड़ियां भी, फिर जो आपके चमड़ी, उसके बाद मज्जा तंतु, स्नायु, मसल्स, ये सारी चीज आपके ये हड्डी के ढांचे के अंदर भरा हुआ पड़ा है। और ये सारी चीजों को हड्डी का ढांचा ही संभाल कर बैठा है। अगर हड्डी का ढांचा नहीं होता ना तो आपका शरीर बिल्कुल पारे की तरह, पारा मालूम है ना थर्मामीटर में होता, ऐसे एक तरफ ढगला होके गिर जाता। पानी कैसे गिरता है एक तरफ? क्योंकि पानी में हड्डियां नहीं है। पानी में जितने भी जीव है वो बिना हड्डियों के, वायु में जितने भी जीव है वो भी बिना हड्डियों के। तो वो कैसे एक जगह सारे इकट्ठे होके जहां पे डालोगे वहां चले जाएंगे। उन सबको आप जहां भी डालोगे वहां चले जाएंगे। हाउस और भाव ये घर है, मतलब ये घर है। कुंडली के 12 भाव, उसको इंग्लिश में हाउस कहा जाता है। अगर मेरे मुंह से हाउस भी निकल जाए तो आपको उसको ऐसे ही समझना है कि हम वो भाव की बात करें। तो फर्स्ट हाउस यानी कि पहला घर, यानी कि आपका पहला भाव वो है लग्न। और उसमें जो जो चीज आपको क्या क्या मिल रहा है, फर्स्ट हाउस आपके हड्डियों का ढांचा है, उसका कारक है सूर्य। सूर्य हड्डियों के ढांचे का कारक माना है। और आपको एक महत्व की लिंक यहाँ पे मिलेगी कि सूर्य सभी ग्रहों में राजा है। आपको ये पता है, हमारी पूरी ग्रहों की ग्रहमाला में अगर ग्रहों का राजा एक ही है वो है सूर्य। ग्रहों का राज्य अगर सभी ग्रहों का कोई करेगा तो वो है चंद्र। राजा होगा सूर्य, कोई बात नहीं, लेकिन सभी ग्रहों या सूर्य पे भी अधिपत्य होता है चंद्र का। कैसे उसको हम समझेंगे? जैसे कि आत्मा सूर्य है लेकिन हमारा मन है वो चंद्र। और आपको ये पता होगा कि कितनी भी नीति में आप रहना चाहो, अगर आपका मन चंचल हो गया तो आपका मन आपकी नीति की बात कभी नहीं मानेगा। ये आप जानते हो। किस चीज पे किसकी मर्जी में आप काम करोगे ये आप समझ सकते हो। आप चंद्र में अपने मन की मर्जी के अलावा और कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हो। है तो सूर्य आत्मा है। आपको ये पता होगा कि किसी भी निश्चल स्थिति में आपको किसी भी बात पे अड़ग रहने के लिए मन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी। मतलब अगर आपका मन चंद्र ने अगर आप कंट्रोल करना छोड़ दिया ना तो सूर्य को हार माननी ही पड़ेगी। यही वजह है कि अगर राजा सूर्य है लेकिन ज्यादा चलती चंद्र की है। अब आगे चलेंगे, इसी बात को आगे आगे देखेंगे। तो बाकी के हमारे ग्रह, तो चंद्र हुए सबसे ज्यादा करता हरता, उसको रानी का नाम दिया गया है और सूर्य को राजा का नाम दिया गया है। फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य। वो राजा होने के कारण हमारे शरीर के बाकी सभी सातों धातु को, चर्बी को, खून को, नस नाड़ियों को पकड़ के सूर्य ही बैठा है। सारी हड्डी का ढांचा है जो अपने अंदर ये सारी चीजों को समा कर बैठा है।
तो ये जरूर इस चीज को मानेंगे कि फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, तो हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह का अधिपत्य है तो वो है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का अधिपत्य सबसे ज्यादा हो गया। सूर्य के अधिपत्य के हिसाब से हम ये मानेंगे कि सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य वीक है तो आपकी शरीर की प्रकृति भी वीक हो सकती है, आपके अंदर अनिति भी प्रवेश कर सकती है, आप तबीयत में भी वीक हो सकते हो, आपका ब्रेन पावर भी बिगड़ सकता है, आपको शारीरिक कष्ट भी ज्यादा पड़ सकता है। अगर सूर्य वीक है तो आपके शरीर की स्थिति जरूर वीक है। अगर सूर्य वीक है तो आपकी आत्मा की, आपकी मनोबल की स्थिति भी, आपका विल पावर भी वीक है। क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट हाउस से आप सूर्य का कारकत्व क्या क्या देखोगे, मालूम पड़ गया? कोई क्वेश्चन है तो बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, क्योंकि आत्मा, शरीर का ढांचा, स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, नीति, ये सारी चीज, दिमाग, ब्रेन, चेहरा, आंखें, सोच, ये सारी चीजों पे अगर कंट्रोल और काबू कर रहा है तो वो है पहले हाउस का कारक सूर्य। कारक का मतलब क्या है? कारक तो सूर्य हो गया, अब हम कारक का मतलब जानेंगे। ये तो पता चल गया कि फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य। अगर वो बलवान है तो आपको क्या दे सकता है, और अब अगर वो निर्बल है तो वो आपको क्या दे सकता है। देखो, वो देगा क्या ये भी मालूम पड़ गया। स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, नीति। अगर वो बलवान है तो आपको नीति भी अच्छी देगा, स्वभाव भी अच्छा देगा, प्रभावशाली भी बनाएगा। वो हम बोलते हैं ना, लीडर ऑफ द नेशन बनाएगा। जैसे ये बड़े बड़े लोग जो प्रधानमंत्री मोदी है या अमिताभ बच्चन, जैसे मोदी साहब, जैसे अमिताभ बच्चन अपने अपने एरिया में राजा है वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका सूर्य और उनका फर्स्ट हाउस का कारक बलवान होना ही चाहिए है, तभी वो लोग अपने अपने एरिया में यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा लेकर बैठे। ठीक है, आप ऐसे उसका फलादेश करोगे। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति को या प्रॉब्लम हो रहा है या तकलीफ हो रही है तो आप ये मानोगे कि भाई इनको जो चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब कहीं ना कहीं इनका सूर्य भी वीक हो रहा है। तो एक सीधा हिसाब ये हो गया कि अगर आप कहीं भी अपने बड़े बड़े एरिया में सक्सेसफुल हो, आपका विल पावर स्ट्रांग है, आप अगर नीतिवान भी बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छे से यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सूर्य, फर्स्ट हाउस और सूर्य दोनों बहुत अच्छे से बलवान हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छी बात है कि अगर सूर्य बलवान है तो आपको क्या क्या दे सकता है। अगर सूर्य वीक है तो क्या दे सकता है। अब हम फर्स्ट हाउस का ये आज का ये टॉपिक ही ज्यादा फोकस से और पूरा डिटेल से करेंगे। अगर मान लो कि आपका पहला भाव निर्बल है, सूर्य निर्बल है, तो क्या दे सकता है। अगर फर्स्ट हाउस वीक है, अगर सूर्य निर्बल है, तो आपको नीति, यश, प्रतिष्ठा नहीं देगा, बदनामी दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, बीमारी दे सकता है, शरीर की ताकत घटा सकता है, नीति की जगह अनीति करा सकता है, झूठ बोलना, अनीति का आचरण करना, कैद में रहना, किसी के सरेंडर रहना। अगर बलवान है तो राजा हो, अगर निर्बल है तो आप गुलाम हो। वो आपको गुलाम बना के रखेगा और की गुलामी करवाएगा वो। आप जितने भी भिखारी लोग और जो भी जेल या उसके अंदर बैठे हुए आप कैदी देखते हो ना, आप ये समझ लो कि ये सबका सूर्य और फर्स्ट हाउस का मालिक जरूर वीक है। अगर वो वीक है तभी तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से जी नहीं पाता है। वो अपनी जिंदगी पर भी वो पॉजिटिव रूप से अपना काबू नहीं रख पाता है। तो हमें यही समझना है कि भाई फर्स्ट हाउस का सूर्य बलवान होना चाहिए। अगर बलवान है तो वो मुझे क्या क्या फल दे रहा है। समझ में आई मेरी बात? सूर्य बलवान है तो दूसरा ब्रेन पावर, दूसरा फिजिकल फिटनेस, फिजिकल तंदुरुस्ती, ब्रेन पावर, बुद्धिमत्ता का प्रयोग,
उसके बाद दिखने में सुंदरता, जोश, लीडरशिप, लीडर बोर्ड, उसके अंदर ही रहना, जोश और जुनून का भरना। जोश नहीं है तो कुछ नहीं है, जोश नहीं है तो कुछ नहीं। आपको अगर कोई तकलीफ दे जाए या कोई कचोट के जाए या कोई नीचे गिरा के जाए तो आपके अंदर ये होना चाहिए, आपके अंदर वो स्वामित्व होना चाहिए, स्वामित्व वाला भाव। मैं खुद का मालिक हूं, मैं खुद का राजा हूं, मुझे कोई क्यों परेशान करके जाए। ये स्वामित्व भाव तो आपके अंदर होना ही चाहिए, और यही सूर्य बलवान है उसकी निशानी। अब आप देखोगे वहां पे कौन सी राशि है, वहां पे कौन सी राशि है वो बाद में आएगा, लेकिन पहला भाव क्या फल दे रहा है वो आपने देख लिया। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो हाथ हैंड रेज करो, नहीं तो मैं सेकंड हाउस पे जा रही हूं। बोलो। ये सोच तो लिया, लेकिन ये कभी कभी हो सकता है, कभी कभार जब गोचर में जब ग्रहों के साथ सूर्य डैमेज हो, कुछ 1-2 साल के लिए ऐसा हो सकता है, बाकी लंबे समय के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी का सूर्य बलवान है तो उसको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर गोचर में ग्रहों का जब ग्रहण हो या कोई ऐसे ही ज्यादा 1 या 1.5 साल राहु का उसके ऊपर से भ्रमण हो, या ऐसी कोई मुश्किल का वक्त आ जाए, तब ही उसको 1-1.5 साल, अगर राहु से परेशानी है तो 1.5 साल तक, राहु की दशा चल रही है तो थोड़ी लंबे समय तक, तो ही उसको ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन वो भी सूर्य उसको वो प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकाल देगा अगर वो बलवान है तो। इसीलिए हम ग्रह गोचर भी देखते हैं। ग्रह में गोचर एक शब्द है जो देखा जाता है, और यही कारण है, आपने ये कभी देखा होगा, जैसे हर्षद मेहता, आप सब जानते हो, पैसा कमाया उन्होंने टेढ़े तरीके से, कंपनी खड़ी की, लेकिन वो कंपनी को वापस गिरने में कुछ ही समय लगा। 4-5 साल के अंदर तो वो वापस बिल्कुल 0 हो चुके। तो ये होना, क्योंकि वो समय के लिए, कुछ समय के लिए उनका सूर्य बिगड़ा, जो उनको अपयश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब चीज बिगाड़ के गया, उनकी सारी चीज पे पानी फेर के गया। और ऊपर से जेल भी हुई, जेल में मर्डर भी हुआ, वो मर भी गए। ये सारा वो सूर्य का डाउनफॉल का पीरियड था। और डाउनफॉल के पीरियड में या तो वो राहु के साथ गोचर में आता है या फिर दूसरे ग्रह के कनेक्ट में। हमें यही सीखना है ज्योतिष में आके कि मेरा सूर्य बलवान है तो वो कब ऐसा गिरेगा, कौन सा पीरियड होगा जो मुझे ज्यादा संभालना पड़ेगा। अगर ऐसे पीरियड में आप ऐसे बड़े बड़े कंपनी बनाने के या फ्रॉड कंपनी खड़ी करने के डिसीजन ना लो तो आप समझ सकते हो आप कौन सी कितनी बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हो, अगर आपको ये पता हो तो। मैडम, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये बनता है, सिंस यू टुक द नेम ऑफ हर्षद मेहता, उसके केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका सूर्य निर्बल हो लेकिन इन पर्टिकुलर पीरियड वो एकदम स्ट्रांग हो गया और इसके लिए वो प्लस 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 चला गया, जैसे ही वो पीरियड खत्म हो गया तो वापस माइनस में आ गया। एंड सेम अमिताभ का केस, तो उसका सूर्य स्ट्रांग था, वो एकदम आगे बढ़ा, उसकी ग्रह दशा जो ग्रह गोचर आपने जो बताया तो बीच में उसका बैड पीरियड आ गया, वो खत्म हो गए तो वापस अच्छा पीरियड। सो इज इट इन दैट वे? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको समझना आप। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर्षद मेहता ने जो कुछ भी प्लान किया था अपनी बुद्धि से किया था, और अमिताभ बच्चन ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। वो कर्मिष्ठ बने, उन्होंने वर्कोहॉलिक बन के कमाए। देखो एक बात यहाँ पे समझना है। ये कहाँ पे आवाज है, जरा वो जिनके घर पे आवाज है वो बंद कर दो माइक। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बुद्धि का जहां पर जुगाड़ हुआ ना, वो बुद्धि के जुगाड़ में ही माइनस हुआ है। वो राहु की दशा अंतरदशा में हर्षद मेहता को ऐसी कुबुद्धि सूझी कि उन्होंने किसी और व्यक्ति को, 2-3 व्यक्ति या कंपनी को, किसी को ट्रैप में लेके झूठी कंपनी खड़ी करके ही उन्होंने आगे काम किया।
अगर वो गवर्नमेंट रिलेटेड अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड गए होते ना तो उनको डाउनफॉल आने का समय नहीं आता। और अमिताभ बच्चन में ये हुआ कि उन्होंने भी अपने कहीं बुद्धि का उपयोग किया, जो उन्होंने, आपको पता होगा वो फैशन वर्ल्ड या जो मिस वर्ल्ड या उनका जो उन्होंने संयोजन किया ना, उनमें वो कुछ समय के लिए चले गए। यही कारण था उनका नुकसान आने का। जैसे ही उनको लगा कि मेरे से ये बिजनेस नहीं हो पाएगा, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, वापस एक्टिंग और वो शुरू की। और मैं तो मजदूरी कहूंगी उनको, वो ये अलग बात है कि उनको मेहनताना ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वापस उन्होंने घंटों से घंटों तक काम करके दिन के 24 में से वो 15 17 घंटे तक, उन्होंने 18 घंटे तक काम किया। यही वजह है वो वापस खड़े हो गए। फर्क यही है कि डाउनफॉल दोनों को आया। एक के डाउनफॉल में उसकी बुद्धि का उन्होंने गलत उपयोग किया, ये दूसरे के डाउनफॉल में सिर्फ एक ही बार वो गिरे और वापस खड़े हो गए। तो सूर्य में ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर सूर्य बलवान था, अमिताभ बच्चन का ज्यादा बलवान था तभी वो वापस वही पोजीशन, वही यश नाम कीर्ति पे आ गए और उन्होंने दोबारा धंधा या बिजनेस नहीं किया। लेकिन हर्षद मेहता ने ये नहीं सोचा। हर्षद मेहता और ज्यादा ट्रैप में फंसते ही गए। उनको लगा कि मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, 300 500 करोड़ कौन से समय में, आप सोचो तो सही, उतने साल पहले। आज 300 350 करोड़ कंपनी जब उनकी फ्रॉड करेगी, 350 करोड़ कौन से समय में, आज से कम 20 साल पहले की बात है। आज से 20 साल पहले अगर आपकी कंपनी 350 करोड़ का फ्रॉड करती है तो आज उसकी वैल्यू कितनी हुई, आप समझ सकते हो। तो आज अगर आप इतने बड़े लोगों के घर में इतने बड़े लोगों के पैसे को अगर आप डूबो रहे हो ना, तो ये कोई समझ लेना कि इनका सूर्य उतना बलवान पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बलवान होगा जो इतने बड़े पैमाने में वो उनके काम में सक्सेस ला पाए। तो हमें यहां से यही चीज को समझना है कि अगर खाली सूर्य प्रभावित हो गया ना, तो यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा गोचर के राहु के साथ अगर मिक्स हो गया तो कुछ समय तक वो जा सकता है, लेकिन वो आपको वापस वही, अगर बलवान है तो आपको पहले की पोजीशन में लाके खड़ा कर दे। ठीक है, जो प्रश्न किया था वो जवाब मिल गया ठीक से। और कोई प्रश्न हो, हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो भी आप बता दीजिएगा। लेकिन हम फर्स्ट हाउस से यही जानेंगे कि अगर आपका सूर्य बलवान है तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी लाइफ तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आप कहीं भी अपने ग्राफ में अनीति के कारण नीचे नहीं गिरोगे, कभी नहीं गिरोगे। अनीति के कारण आपको ऑब्जर्व करना है तो जो बड़ा प्रधान बन रहे हैं उनकी कुंडली को खास ऑब्जर्व करो। जितने भी बड़ा प्रधान आगे बन चुके हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का सूर्य बलवान ही मिलेगा। अगर सूर्य बलवान है तो आप लंबे समय तक ये पोजीशन में, ये लड़ाई में आप रेस में फर्स्ट रह सकते हो, खड़े रह सकते हैं। अगर सूर्य को बलवान अपन एक तो डिग्री के हिसाब से भी देखेंगे, डिग्री वो सब आपको वो सब बाद में देखना है। आज अभी तो आप सबसे पहले सिर्फ ग्रह पे फोकस करोगे। अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे फर्स्ट हाउस का सूर्य अगर बलवान भी होगा ना तो मुझे कभी न कभी तकलीफ दे सकता है, जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे हर्षद मेहता, ऐसे ही सद्दाम हुसैन। मैं आपको और उदाहरण भी दूंगी। सद्दाम हुसैन का सूर्य उच्च का था और आपको ये पता है बहुत साल तक उसने राज किया, बहुत साल तक वो ईरान का राजा बन के बैठा था। और जब वो उसके दशांतर दशा के समय आया तब वो ऐसा गिरा कि कहां कैसे मर गया किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजों से आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो यही समझना है कि ये राशि में सूर्य है तो खराब है, ये मान्यता में आप कभी नहीं जाओ। अगर मेरा सूर्य जन्म का वीक है तो वो कभी भी बाद में बलवान नहीं हो सकता, ये भी गलत बात। और अगर मेरा सूर्य बहुत बलवान है तो मुझे कभी भी खराब फल नहीं मिल सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो
मैम वही मैं बोल रही हूँ कि सूर्य अगर वीक है तो वो डिग्री वाइज अपने को मालूम पड़ेगा कि डिग्री से कभी भी सूर्य वीक नहीं होता है। डिग्री से नहीं होता है। वो मैंने आपको पहले ही जो 5 चीज बताई ना, उसको फिर से याद दिला। जो 5 चीज मैंने आपको पहले बताई, उस 5 चीज को हम फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले ग्रह जो भाव में बैठा है वो भाव बलवान है या नहीं। जो ग्रह जो भाव में बैठा है वो भाव उसको कैसा रख रहा है। पहला भाव है, पहले भाव में अगर मेष राशि है, वो मेष राशि सूर्य को उच्च का फल देगी, तो सूर्य को उच्च का प्रभाव देगी। अगर वो उच्च का प्रभाव दे रही है तो डेफिनेटली आपका सूर्य बलवान है। अगर वो राशि में नीच की राशि है, तुला राशि है लग्न में, और अगर उसमें सूर्य बैठा है तो आपका सूर्य नीच का हो गया। तो ये आपके भाव को, सूर्य को, आपकी कुंडली को नीच का फल देगा। तो हर एक चीज का माप आपको करना पड़ेगा। आपको सूर्य को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो राशि से भी बल ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो भाव से बल ले रहा है या नहीं ले रहा है। खाली डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला। खाली डिग्री से कोई फर्क नहीं पता चलेगा। मात्र वो नवांश में क्या पोजीशन में है वो ही मालूम पड़ता है, डिग्री से और कुछ नहीं मालूम पड़ता। और इसी कारण से जो 5 डिग्री का 0 से 5 डिग्री तक है वो मृतावस्था है, वो बिल्कुल मृत प्राय फल देगा। ये सारी मान्यता है। मैं फिर से कह रही हूँ, 0 डिग्री का ग्रह है तो वो फल नहीं दे सकता। आप ऐसी मान्यता में नहीं जाओगे। मेरा 29 डिग्री का सूर्य है, बताऊं मैं आपको, मेरा 29.40 डिग्री का सूर्य। अब 29 पॉइंट हो गया तो वृद्धावस्था का हुआ कि नहीं हुआ? जो जानते हैं वो बता सकते हैं, वो वृद्धावस्था का हुआ। मेरे नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा में कहीं से भी वृद्धावस्था मुझे नहीं मिल रही है। इसीलिए डिग्री से कभी भी आप 0 से सीखोगे। मेरे पास जो भी सीखा है ना, उसमें आप सुधार करोगे। ठीक है रेणु जी? हाँ, आपको ये समझना है कि मेरा सूर्य डिग्री से भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ भाव से देखना है, उसका बल देखना है, उसकी निर्बलता, उसकी शुभता और उसकी अशुभता। सिर्फ ये 4 चीज देखोगे बस। डिग्री से कोई लेना देना नहीं, डिग्री से बिल्कुल लेना देना नहीं। हाँ, तो अब जितना आपका ग्रह शुभ होगा, गोचर में दूसरा ग्रह उसको परेशान कर सकता है। दशा अंतरदशा में भी उसको, अगर राहु की दशा आ गई या शनि की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई तो सूर्य को जरूर परेशानी हो सकती है। लेकिन साथ में अगर गुरु की दशा है या अच्छे ग्रह की दशा है तो उसको तकलीफ नहीं होगी, उसको उसमें बल मिलेगा। तो आपको गोचर से और दशा से आप यही चीज देखोगे कि भविष्य में कौन से वक्त में मेरे ग्रह को कौन सी परेशानी होने वाली है। जो ग्रह की दशा अंतरदशा होगी, वो ग्रह जो भाव का कारक होगा उसी का ही वो फल देगा। आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा आप ये जान लो कि अगर जब भी मेरी कुंडली में सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तो वो पहले हाउस का कारक है, तो वो पहले हाउस का ही मुझे फल देगा। जिस भाव में बैठा है उसको भी तो इफेक्ट करेगा कि नहीं? वो बाद में। आपको पहले ये चीज देखनी है कि हर एक ग्रह की जिम्मेदारी क्या है। ओके। बैठा है वो बाद में, पहले उसकी जिम्मेदारी क्या है। अच्छा। सूर्य की जिम्मेदारी क्या है? तो जितने जितने भावों का सूर्य कारक बनता है उसका फल देना, ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी होगी। हाँ, अब वो गोचर में अगर वो परेशान हो रहा है, सूर्य वीक हो रहा है, तो वो भाव का आपको नुकसान दे देगा। अगर अंतरदशा में सूर्य को परेशानी मिल रही है तो भी, मान लो कि शनि में राहु की दशा चल रही, तो सूर्य को परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी। शनि में अगर राहु की दशा जा रही होगी तो सूर्य के लिए ये दोनों ग्रह विपरीत हो गए हैं,
क्यों परेशानी होगी? क्योंकि राहु और शनि दोनों सूर्य के लिए विपरीत है। अगर ये विपरीत है तब आपको समझना है कि सूर्य शनि और शनि में राहु की दशा या राहु में शनि की दशा जा रही हो तो सूर्य से रिलेटेड फल आपको बहुत मेहनत से मिलेंगे। जैसे राहु की महादशा और साथ में शनि की 7.5 तो सूर्य कमजोर हो जाएगा। सब चीज में जब एकदम सिंपल रेणु जी, जब राहु बलवान हो रहा है तो सूर्य वीक होगा, जब शनि बलवान हो रहा है तो सूर्य वीक होगा। ओके, समझ रहे हो? जब सूर्य बलवान हो रहा है तो शनि वीक होगा, शनि वीक राहु वीक होएगा। हाँ, राहु वीक होगा। जब सूर्य बलवान हो रहा है तो चंद्र वीक होगा। ओके, ये आपको समझ लेना, ठीक, ये नॉर्मल बात, और ये होगा ही। अब अगर चंद्र की दशा चल रही है तो सूर्य वीक होगा। तो जो आपका सूर्य का जो कारक ग्रह है, भाव है ना, जैसे लग्न और बाकी दूसरा भी आएगा धीरे धीरे, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि 4 भाव का कारक तो सूर्य होता ही है। वो चारों 4 भावों में जहां जहां का सूर्य कारक है वो सारे भाव का रिलेटेड जो भी फल आपको मिलने वाला होगा ना, वो आपको तकलीफ और परेशानी के साथ मिलेंगे, बस। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कब कौन से भाव आपको यही जजमेंट कुंडली में से लेना पड़ेगा कि अगर मेरी राहु की दशा जा रही है तो उस वक्त राहु की दशा जा रही है तो सूर्य, चंद्र, गुरु, ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर वीक हो सकता है। अगर मेरे ग्रह, ये याद रखना, मैं अभी एक साथ सब बोल रही हूँ, आप बहुत बेसिक है, ये बहुत काम की चीज है। अगर मेरे चंद्र की दशा जा रही है तो जरूर मेरा सूर्य वीक होगा। अगर मेरी शनि की दशा जा रही है तो मेरे मंगल और सूर्य वीक हो सकते हैं। अगर मेरी गुरु की दशा जा रही है तो उस वक्त कोई भी ग्रह वीक नहीं होगा, लेकिन शुक्र से रिलेटेड भाव फल मुझे जरूर कम मिलेंगे। मैं वीक नहीं बोलूंगी, लेकिन कम जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज देख के ही फलादेश करना है। ये सारा आपको फलादेश के लिए ही याद रखना है। मगर हम अगर पहले भाव के रिलेटेड सूर्य की बात कर रहे हैं तो उससे ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपके लग्न में मान लो कि वृषभ राशि है और अभी वृषभ राशि में से राहु जा रहा है तो ये राहु का गोचर का भ्रमण भी 1.5 साल के लिए आपके पहले हाउस को निर्बल बना सकता है, आपको बीमारी ला सकता है। चाहे आपका सूर्य बलवान था, आप पूरी जिंदगी तक अभी तक बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन वो 18 साल के बाद जब राहु का 1.5 साल के लिए भ्रमण आया ना, तो आप समझ लो कि जो 18 साल में नहीं हुआ ना, वो 1.5 साल में जरूर हो सकता है। तो बात तो यही हुई कि ग्रह सभी बलवान भी है और सभी निर्बल भी है। हुई या नहीं हुई? बिल्कुल है। सूर्य मेरा बलवान भी हो सकता है, सूर्य मेरा निर्बल भी हो सकता है, सूर्य मेरा न्यूट्रल भी रह सकता है। और ये सारा किसके ऊपर डिपेंड है? बाकी के सारे ग्रहों के ऊपर। बाकी के सारे ग्रह मिलकर तय करेंगे कि दशा में, गोचर में क्या मेरा सूर्य ये साल ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, पता ही नहीं था किसी को भी, मिथुन वाले को, धन वाले को और ये मकर वाले को पता था किसी को कि ये प्लूटो वर्गोत्तम होगा। ये 1.5 साल के अंदर सबके सब पूरी इंडस्ट्री की, पूरे फाइनेंस की, पूरी दुनिया की पत्थर फाड़ के रख देगा। मालूम था क्या किसी को? नहीं मालूम इसके था। बारे में स्टडी करेंगे, हाँ, में भी बताना आपको। हाँ, तो गोचर है, यही बात आपको समझनी है कि चाहे कितनी भी बलवान कुंडली लेकर आप बैठे हो, लेकिन गोचर है ना बहुत खराब। गोचर आपका फल बिगाड़ देगा। देखो, आप एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात। ये सीजन में आपको ये बाला सुब्रमण्यम मालूम है ना? हाँ जी। अनुराधा पौडवाल मालूम है ना? ये सारे के अब तक सूर्य कितने बलवान थे?
अब तक सारे कितने यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा लेकर बैठे थे, बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं आ रहे। अभी अरे प्रतिष्ठा की क्या बात है, बाला सुब्रमण्यम खुद तो मर गए, उसका यंग बेटा भी मर गया ये कोरोना के समय। हाँ जी। आप ये सोचो कि गोचर में उनके संतान स्थान या उनके लग्न पर कितनी बुरी असर पड़ी होगी। संतान का सुखी चला गया, संतान और नाम कीर्ति यश प्रतिष्ठा और खुद की भी मृत्यु। तो पहला भाव का भी कारक सूर्य, पांचवें भाव का भी कारक सूर्य, तो सूर्य ही अफेक्ट में आया होगा कि नहीं आया होगा। बिल्कुल पांचवें भाव, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसे ही अनुराधा पौडवाल का देखो, उनके तो हस्बैंड का भी मर्डर हो गया, बेटा भी मर गया, तो सारे मेल कैरेक्टर उसकी जिंदगी से चले गए। गुलशन ग्रोवर जिसके साथ उसकी सब चर्चा चल रही थी, उसका भी मर्डर हो गया। मतलब उसका सूर्य कितना वीक होगा, यही सोचो आप। कितना वीक हो। हाँ, यही सोचो कि उसका सूर्य कितना वीक हुआ होगा कि उसके यंग बेटे की भी डेथ हो गई। तो ये गोचर की बात है, वैसे तो उसको यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा बहुत मिले, बहुत मिली। तो आप उसके सूर्य को जज करोगे तो 2 रिजल्ट आया कि नहीं आया। हाँ जी। हाँ, तो आप ये देखोगे पांचवा भाव भी इफेक्ट हुआ, लगन भी इफेक्ट हुआ उसका। हाँ, तो लगन और पांचवें भाव दोनों का कारक तो सूर्य ही है। हाँ। यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा का कारक भी तो सूर्य है। हाँ जी। आपके अगर मैं लेडी हूँ तो मेरे घर के सारे मेल, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, सारे का कारक भी तो सूर्य हुआ। बिल्कुल। तो उसका सूर्य अच्छा भी है और जब बुरा होता है तब बुरा होता है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोचर में अपना अपना फल देते हैं। बस गोचर में अगर मेरा सूर्य बलवान है और उसको गोचर में फल देना है तो उसको गोचर में नुकसान भी बड़ी मात्रा में देना है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये इसका सूर्य खराब है तो खराब ही है और इसका सूर्य अच्छा है तो अच्छा है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ग्रह कभी कभी बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत तकलीफ वाला भी फल दे सकते हैं। कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि हर ग्रह अच्छा है और हर ग्रह बुरा है। बस कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा है। कभी भी ग्रह अपना फल बदल सकता है। हाँ जी। आप अपनी कुंडली को पूरी जिंदगी के लिए एक जैसा फल नहीं रख सकते। बिल्कुल। बराबर। हाँ जी। क्लियर हुआ। आज 11 बज चुके हैं। फर्स्ट हाउस आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट हाउस पूरा हो गया है। फर्स्ट हाउस, उसका कारक, वहां से देखने की चीज, ये तीनों चीज हो गई, क्लियर हो गई। कोई प्रश्न है तो बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो। नहीं बराबर हो गया। मैडम ये गोचर क्या होता है? गोचर का मतलब अगर आज सूर्य कौन सी राशि में से जा रहा है उसको गोचर बोलूंगी मैं। मेरी जन्म कुंडली में तो सूर्य एक ही राशि में रहेगा। मेरी जन्म कुंडली में अगर मेष का सूर्य है तो पूरी जिंदगी मेष का ही रहेगा, लेकिन मेष का सूर्य रोज अलग अलग राशि में तो जाएगा ना, तो उसको गोचर बोला जाता है। राशि में जाएगा वो सब आगे सिखाने में आएगा। हाँ, सब आगे। देखो ये कैसे है, मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे कि आपके मेरी जन्म कुंडली में तो जो भी ग्रह है वो फिक्स राशि में है, लेकिन वो कोई भी ग्रह स्थिर तो रहता नहीं है। रोज एक के बाद एक राशि में तो घूमेगा ही घूमेगा। जैसे राहु 18 साल बाद अपनी राशि में, जो एक राशि में उसमें वापस आता है, तो 18 साल तक वो अलग अलग राशि में घूम रहा है, उसको उसका गोचर बोला जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि मेरी राशि में, कुंडली में, मेरी जन्म कुंडली में राहु कर्क राशि का है, लेकिन आज गोचर में राहु वृषभ राशि में है। बात समझ में आई? आगे जाके समझ में आएगा ये। नहीं समझ में आएगा। देखो मैं आपको आपके एग्जाम्पल में दे रही हूँ। आपका घर अभी कौन सा है? आपका घर पार्ला में है, वो बिल्डिंग का नाम है, वो फिक्स है। लेकिन अगर आप आपके ही अपने गांव वाले घर में अभी गए तो आप अभी गोचर में कहाँ पे हो?
गाँव वाला घर। आपके दूसरे घर में। करेक्ट। अगर आप वहां से निकल के कल सूरत गए तो आप अभी गोचर में कहाँ पे हो? बराबर। सूरत में। मतलब आप जो घूमते रहते हो ना उसको गोचर बोला जाता है। ओके। गाय कैसे चरती है, शब्द भी बहुत सिमिलर है, गोचर। जैसे गाय घूमते घूमते चरती है ना, बराबर बराबर। ऐसे ही ग्रह घूमते घूमते अपना फल देता है। अंडरस्टूड। समझ गए। समझ गए ना? तो वो कभी एक बार पूरे आपके पूरे भ्रमण में जब एक बार आपके जन्म की समय जो राशि में थे वो राशि में वो जरूर वापस आएगा। अंडरस्टूड। ठीक है? यस। ठीक है, जब भी कोई प्रश्न हो पूछ लिया करो। आप पूछोगे ना तो हमारे बाकी दूसरे स्टूडेंट को भी जानकारी मिल जाएगी, अच्छे से जानकारी मिल जाएगी।